स्टूडेंट, आज हम एडजस्टमेंट मैक्सिमिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन के समायोजन तंत्र में हम थर्ड अप्रोच को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इलास्टिसिटी अप्रोच को देखा, एब्जॉर्प्शन अप्रोच को देखा और थर्ड हमारा है मॉनेटरी अप्रोच यानी मौद्रिक दृष्टिकोण। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी को जो विकसित करने का जो श्रेय है तो वो किसको जाता है? रॉबर्ट ए मुंडल एंड हैरी जॉनसन को, जो 1960 में डेवलप किया था। राइट, इसे ये जो थ्योरी था या ये जो दृष्टिकोण था वो फुली डेवलप्ड हुआ गया था 1970 में, यानी कि 1970 की जो हम बात करें तब इस थ्योरी को पूरी तरह से विकसित माना गया। कुछ अदर राइटर्स थे, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। द अदर राइटर हु हैव मेड कंट्रीब्यूशन टू इट इंक्लूडेड आर डॉनबस, एम मूसा, डी कैम और जे फैक्रेल जो थे। उन इकोनॉमिस्ट ने भी अपनी इस थ्योरी को विकसित करने में अपना योगदान दिया। बात करते हैं इसकी थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। राइट, तो इस थ्योरी का जो की वर्ड है वो क्या होगा? द बेसिस ऑफ द अप्रोच इज द रिकॉग्नाइज दैट बीओपी डिसइक्विलिब्रियम इज अ मॉनेटरी फिनोमेनन। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस दृष्टि का या इस मौद्रिक दृष्टिकोण का मूल आधार ये मान्यता है कि बीओपी में जो डिसइक्विलिब्रियम यानी कि जो भुगतान संतुलन में असमानता है उसका मूल रूप से क्या कह सकते हैं, मॉनेटरी या मौद्रिक घटना से है। यानी कि ये जो मौद्रिक दृष्टिकोण है ये बताता है कि जो बीओपी में असमानता आती है, बीओपी में जो असमानता आती है उसका मेन कारण क्या बताया है? मौद्रिक घटना, मॉनेटरी फिनोमेनन बताया गया है। राइट, इट अटेम्प्ट टू explain the BOP deficit or surplus through demand for and supply of money। यानी कि क्या कह रहा है कि बीओपी में जो हम कह सकते हैं उसकी मांग और सप्लाई को, यानी भुगतान संतुलन की मांग और जो सप्लाई है को मुद्रा की, या हम कह सकते हैं कि बीओपी में जो डेफिसिट और सरप्लस आता है यानी कि जो भुगतान संतुलन में जो घाटा और जो आप कह सकते हैं अधिशेष आता है वो मुद्रा की पूर्ति और मांग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। राइट, तो हम कह सकते हैं इस थ्योरी का मेन वर्ड क्या है? एक तो ये इसको मॉनेटरी घटना माना गया है, मतलब कि जो बीओपी में असमानता है उसका मेन कारण क्या है? मौद्रिक घटना यानी मॉनेटरी फिनोमेनन। और दूसरा मेन क्या माना है कि बीओपी में जो डेफिसिट और सरप्लस आता है यानी भुगतान संतुलन में जो घाटा या फिर कह सकते हैं अधिशेष आता है उसका मेन कारण क्या बताया है? मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई को बताया गया है। तो ये थ्योरी जो मेनली डिपेंड है वो आपकी डिपेंड है मनी की सप्लाई और डिमांड पे। राइट, इस सिद्धांत को हम कुछ एजम्पशन जो है उसकी मान के चलेंगे तभी ये जो सिद्धांत है वो प्रूव हो सकता है। तो इसके एजम्पशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसकी एजम्पशन है देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन ऑल द कंट्रीज़। यानी कि ये क्या मानता है कि सभी देशों में संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया गया है। हम कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन का निर्धारण करती है। यानी कि ये किसको प्रेफरेंस दे रहा है? फुली एम्प्लॉयमेंट का। ये ऐसे मानते हैं, ये थ्योरी ये मानती है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, उन सभी को वर्क है उनके पास में, और जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वहाँ पे पूर्ण रोजगार की स्थिति बताई गई है। यानी कि सभी देशों में संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे फुली एम्प्लॉयमेंट में यानी कि सभी के पास रोजगार की स्थिति है। राइट, ये एजम्पशन ऐसा मानती है, लेकिन रियलिस्टिक में हम अगर बात करें तो फुली एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी भी कंट्रीज़ में नहीं होता है। राइट, बात करते हैं सेकंड इसके एजम्पशन। लेकिन हमें इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए ऐसा मानना होगा कि फुली एम्प्लॉयमेंट यानी कि सभी देशों में जो संसाधन रहते हैं उन संसाधनों को उसका पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। द सप्लाई ऑफ मनी इज़ डिटरमाइंड बाय द हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीपल। यानी कि जो सप्लाई रहेगी, मुद्रा की जो पूर्ति है, उसको किसका बेस माना है? मॉनेटरी बेस का, यानी कि मौद्रिक आधार का। वो मल्टीपल है या हम कह सकते हैं जिसमें घरेलू साख तथा देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व शामिल है। यानी कि ये जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि मुद्रा की
जो सप्लाई है यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें क्या डिटरमाइन यानी क्या क्या आएगा, एक तो हायर पावर मनी और मनी मल्टीपल। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा, डोमेस्टिक क्रेडिट आ सकता है, और दूसरा जो भी फॉरेन रिजर्व रहता है वो इसमें इंक्लूड होएगा, फॉरेन मनी रिजर्व। तो जो मनी की बात करें हम लोग कि मनी सप्लाई में क्या क्या आता है, तो डोमेस्टिक क्रेडिट और मनी फॉरेन मनी रिजर्व्स इसमें आएगा, या फिर हम कह सकते हैं हायर पावर मनी और मनी मल्टीपल जो है वो सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड होगा, राइट। बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, द डिमांड फॉर नॉमिनल मनी बैलेंस इज स्टेबल, यानी कि कह रहा है कि मुद्रा शेष यानी जो नॉमिनल मनी बैलेंस है की मांग मौद्रिक आय का स्थिर बताया गया है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव जो फंक्शंस बताए गए हैं, यानी कि डिमांड है वो क्या बताई गई है, स्टेबल बताई गई है, राइट। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इसकी एजम्पशन क्या है, द डिमांड फॉर मनी इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनकम एंड इनवर्स फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो डिमांड फॉर मनी है यानी कि जो हम कह सकते हैं कि मुद्रा की जो मांग है उसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध है किससे, इनकम से, ठीक है। यानी आपकी इनकम बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, राइट। लेकिन विपरीत संबंध किसके साथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर मुद्रा की अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है यानी कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगी तो यहाँ मनी की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे जो डिमांड होगी वो मनी की बढ़ेगी, यानी कि आपके इनकम के साथ तो इसका पॉजिटिव रिलेशन है मनी की डिमांड का, लेकिन नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर के साथ। द लेवल ऑफ आउटपुट इज़ अ गिवन कंट्री इज़ एक्सटर्नल डिटरमाइंड, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो भी आप कह सकते हैं कि देश के उत्पादन का जो स्तर है उसको क्या माना गया है, एक्सटर्नल माना गया है, या एक्सटर्नल रूप से निर्धारण कर सकते हैं। यानी देश का जो भी लेवल ऑफ आउटपुट है यानी उत्पादन है उसको क्या माना है, एक्सटर्नल डिटरमिनेंट, यानी कि आप कह सकते हैं बाहर के बहिर्जात के रूप में माना है, यानी कि जो स्तर है उसको एक्सटर्नल के रूप में या बाहरी रूप से डिटरमाइन होना माना गया है। There is a existence of a single price for identical product in different countries after allowing the transport cost, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन लागतों को सम्मिलित करने के पश्चात विभिन्न देशों में बेची गई एक जैसी वस्तुओं के एक कीमत का नियम लागू होता है, यानी कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है को सम्मिलित करने के पश्चात अगर हम सभी देशों में जो कमोडिटी सेल होती हैं या वस्तुएं सेल होती हैं उस पर एक कीमत वन प्राइस का सिंगल प्राइस का जो नियम है वो लागू होगा, राइट। यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को जो सम्मिलित करके अगर हम किसी भी देश की अगर हम प्राइस का अगर माने तो सारे में जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की वो क्या मानी है, एक ही कीमत का सिद्धांत माना गया है। देखिए ये एक थ्योरी है और इसकी एजम्पशन है और हमें एजम्पशन को इसको मानना होगा तभी ये थ्योरी कंसेप्ट है वो हमारे सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो कह रहा है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, देखिए देयर इज़ अ नो पॉसिबिलिटी standardization of currency flow under a system of fixed exchange rate on account of single price assumption, यानी कि क्या कह रहे हैं कि स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत जो भी मनी फ्लो होता है को निष्फल करना संभव नहीं है क्योंकि सभी बाजारों में एक कीमत का नियम लागू होता है। कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी, हम कह सकते हैं कि स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत जो भी मनी फ्लो होता है उनको निष्फल करना संभव नहीं है। उस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि उसको हम कह सकते हैं कि बंद नहीं कर सकते, या क्यों नहीं कर सकते उसका मेन कारण क्या बताया गया है, क्योंकि सभी बाज़ारों में एक सिंगल प्राइस की एजम्पशन मान्यता होती है। अगर हम ओवरऑल इसके एजम्पशन की बात करें तो देखिए
क्या कह रहा है कि सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, मतलब सभी संसाधन अपने काम पे लगे हुए हैं, यानी कि उनको फुली एम्प्लॉयमेंट है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है मोस्टली डिपेंड ऑन द डोमेस्टिक क्रेडिट एंड द फॉरेन रिजर्व्स, राइट, फॉरेन मनी रिजर्व पे डिपेंड करती है मनी सप्लाई। जबकि अगर हम बात करें आपकी जो नॉमिनल मनी बैलेंस है की मांग मौद्रिक आय का धनात्मक फलन होती है, यानी कि जो डिमांड फॉर नॉमिनल मनी बैलेंस इज अ स्टेबल, स्थिर रहती है। जो आपकी मुद्रा शेष की बात करें वो स्टेबल रह रही है। और जो डिमांड है, डिमांड ऑफ मनी, उसका डायरेक्ट संबंध है किससे, इनकम से, राइट, और इनका ऑपोजिट विपरीत संबंध किसके साथ है, ब्याज की दर के साथ में। और जो देश का उत्पादन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा, यानी बाहरी तत्वों पे। और क्या कह सकते हैं कि अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को सम्मिलित कर दें, अगर हमने किसको, परिवहन लागत को सम्मिलित करने के पश्चात विभिन्न देशों में बेची गई एक जैसी वस्तुओं के लिए एक कीमत का नियम लागू होता है, ऐसा ये थ्योरी मानती है, राइट, कि अगर हमने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इंक्लूड किया तो सभी देशों में एक कीमत जो सिंगल प्राइस है वो मानी जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो मान्यता थी वो क्या थी, इसकी मान्यता कि जो भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसमें हम मनी फ्लो को निष्फल करना या स्टेरिलाइजेशन करना संभव नहीं है, क्योंकि पूरे बाज़ारों में एक कीमत का नियम लागू होती है या एक कीमत का जो मान्यता है वो लागू बताई गई है। देखिए ये सारी इसकी क्या है, मान्यता है। ये कह रहा है कि सभी देशों में पूर्ण रोजगार है, इसलिए एक देश में मांग बढ़ने पर इसे घरेलू उत्पादन बढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकता। इसकी एक बड़ी मान्यता क्या थी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति देश में लागू होती है, जिससे अगर कोई डिमांड बढ़ती है तो इससे हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाकर पूरा नहीं कर सकते। ये भी एक इसकी मान्यता बताई गई है, राइट। तो ये सारे इसके एजम्पशन हैं जो हमें माननी होगी। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखिए ये क्या कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो जाएगा उस किस कंडीशन में, जब आपका MD MS के बराबर हो जाएगा, यानी कि मनी डिमांड किसके बराबर हो गई, मनी सप्लाई के। अगर ये बैलेंस है, मतलब आपकी डिमांड और सप्लाई मनी की बराबर है, तो आपका जो BOP होगा वो भी क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, राइट। यानी कि BOP के बैलेंस करने के लिए हमें MD = MS करना होगा। तो MD में क्या क्या आएगा, देखिए मनी डिमांड में क्या आएगा, Y किससे डिनोट होती है, इनकम से, यानी आय से। P यानी कि प्राइस, कीमत का, ठीक है। I मीन्स क्या हो गया, ब्याज दर, यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट। तो हम कह सकते हैं कि मनी ऑफ डिमांड का जो फंक्शन है वो किसके साथ है, Y, P एंड I के साथ में है। अभी हमने एक एजम्पशन पढ़ी थी, वो क्या एजम्पशन थी कि जो मनी की डिमांड है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू प्राइस और इनकम के, बट ऑपोजिट रिलेशन किसके साथ होता है, बट इन्वर्स रिलेटेड टू I यानी इंटरेस्ट के साथ में। ये आपको याद रखना है कि मनी का जो डिमांड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है इनकम से और प्राइस से, राइट, लेकिन ऑपोजिट रिलेशन किसके साथ होगा, I के साथ में। ये है MD को डिनोट कर रहा था जो हमने आपको बताया है। MS का हम बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने मान्यता इसकी पढ़ी थी कि MS = D+R। D मीन्स क्या हो गया, अभी हमने बात की थी डोमेस्टिक क्रेडिट मनी, घरेलू साख मुद्रा। मैंने आपको बताया था अभी कि मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक क्रेडिट मनी यानी घरेलू साख मुद्रा, और R का मतलब होता है रिजर्व। रिजर्व कौन सा, जो हमारे पास फॉरेन मनी रिजर्व होता है हमारी कंट्री में, उसको डिनोट कर रहा है, यानी विदेशी मुद्रा रिजर्व, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर MD = MS होगा देन हमारा BOP बैलेंस होगा। लेकिन ऐसे ही हम कह सकते हैं सरकमटेंस होते हैं कि कभी आपका मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है और कभी आपका मनी डिमांड ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए उसके सजेशंस हम देखते हैं, राइट। देखिए बात करते हैं हम लोग, आपको ये पता होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है वो जो डिटरमाइंड होती है या उसका निर्धारण होता है वो दो तरीके से होता है। एक होती है फिक्स एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि स्थिर विनिमय दर और परिवर्तन विनिमय दर। इसे हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको ये इसको क्लियर कर देंगे कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है और जो आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं
कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से कि अगर आपका मनी सप्लाई ज़्यादा है या मनी डिमांड ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में हम बीओपी को कैसे इक्विलिब्रियम लाएं या कैसे बीओपी का समानता लेके आए। तो अभी हमने ये देखा इस थ्योरी में कि आपका बीओपी बैलेंस कब होगा, जब मनी सप्लाई किसके बराबर हो जाए, मनी डिमांड के बराबर हो जाए। बट कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा है किससे, मनी की जो डिमांड है उससे। यानी कि यहाँ पे क्या ज़्यादा है, मनी की सप्लाई, यानी आपके देश में मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, अगर मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है तो आपका बीओपी क्या हो जाएगा, डेफिसिट यानी घाटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए कैश बैलेंस बात करते हैं। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो आप देखते हैं कि मनी सप्लाई की वजह से कुछ लोगों के पास में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अधिक मात्रा में नगद शेष आ जाता है। यानी कि जिनके पास अधिक मात्रा में नगद शेष है, यानी कैश बैलेंस का मतलब क्या, कुछ पब्लिक के पास में बहुत ज़्यादा कैश बैलेंस है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि कैश बैलेंस लोगों के हाथों में बढ़ेगा। देन वो क्या करेंगे, फॉरेन कमोडिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़ परचेज मोर, यानी कि वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक विदेशी वस्तुओं और प्रतिभूतियों का क्रय करेंगे। सिंपल सी बात है कि वो लोग क्या करेंगे, अपने इस बैलेंस को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन कमोडिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़, राइट। बात करते हैं इससे होगा क्या, इसके कारण क्या होगा, जो भी प्राइस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो आप इंपोर्ट कर रहे थे कमोडिटीज सिक्योरिटीज़ को, उनका प्राइस लेवल हाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि आप लोग सबके पास में पैसा ज़्यादा है तो आप सभी कमोडिटीज़ चाहेंगे, तो जब सबको कमोडिटीज़ वस्तुएं चाहिए तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो प्राइस इंक्रीजेज। फॉरेन सिक्योरिटीज़ इंपोर्ट इज़ ग्रेटर देन, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे विदेशी वस्तुओं और जो भी असेट्स होती है परिसंपत्तियों का आयात बढ़ेगा। देखिए सिंपल बात है कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो किस में चाहते हैं, फॉरेन कमोडिटीज सिक्योरिटीज़ में, लेकिन प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे देश में जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती है वो ज़्यादा आने लग जाती है। इससे ज़्यादा अगर आप इंपोर्ट करोगे तो सिंपल है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपके देश में जब इंपोर्ट बढ़ेगा तो आपका जो कैपिटल और करंट अकाउंट का जो एक्सपेंसेस होगा, जो पेमेंट होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बढ़ने से बीओपी क्या होगा, डेफिसिट होगा। आर यू क्लियर दिस पॉइंट। देखिए ये एक डायग्राम में हमने बिल्कुल शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन किया है कि जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू मनी के डिमांड के, तो बीओपी डेफिसिट होता है। वाई, तो इसका आंसर क्या है कि जब पब्लिक के पास में कैश बैलेंस बढ़ेगा, मनी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, मनी सप्लाई मीन्स क्या, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, देन वे इन्वेस्ट टू फॉरेन कमोडिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा परचेज करने लग जाएंगे, देन द प्राइजेज इंक्रीजेज होंगे, बट बैलेंस बहुत ज़्यादा है तो फॉरेन सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होगी कंट्री में, और इम्पोर्ट होने से कैपिटल और करंट अकाउंट का जो पेमेंट साइड है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, आपके देश में वस्तु को मंगा रहे हो विदेशों से, तो आपको उसके बदले में भुगतान करना होगा, और भुगतान किस में करना होगा, फॉरेन करेंसी में करना होगा, और फॉरेन करेंसी में आपने बहुत ज़्यादा पेमेंट किया, देन बीओपी इज़ अ डेफिसिट, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका करेक्शन करने के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, बीओपी में स्थिरता लाना, यानी कि बीओपी में बैलेंस लाने के लिए, मुद्रा की विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए मॉनेटरी ऑफिसर्स, ध्यान रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फिक्स एक्सचेंज रेट से। जब फिक्स एक्सचेंज रेट यानी स्थिर विनिमय दर के आधार पर अगर हम निर्धारण करते हैं तो उसमें इंटरफेयर किसका होता है, मॉनेटरी ऑफिसर्स का, राइट। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो सिस्टम है डेफिसिट हुआ है, इसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो देन क्या होगा, बीओपी स्थिरता लाने और मुद्रा की विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए, यानी कि बीओपी में बैलेंस लाने के लिए और हमारी जो एक्सचेंज रेट है मनी का उसको स्टेबल करने के लिए मॉनेटरी ऑफिसर क्या करेगा कि मॉनेटरी ऑफिसर FEM यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी कि विदेशी विनिमय बाजार में विनिमय कोष में रखी गई विदेशी मुद्राएं बेचकर अपनी मुद्रा खरीदेंगे ताकि इसकी मांग बढ़े।
सिंपल सी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी करेंसी को खरीदना चाहते हैं। हम फॉरेन रिजर्व को कम करेंगे और अपनी करेंसी को खरीदेंगे, ठीक है, जिससे मांग बढ़ सके, यानी कि डिमांड इंक्रीज हो पाए। देखिए आर यानी कि विदेशी विनिमय कोष के आउटफ्लो, यानी कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को खरीद रहे हैं। तो इससे डोमेस्टिक करेंसी आप खरीदेंगे तो आपके देश से बाहर क्या जा रहा है, फॉरेन रिजर्व बाहर जा रहा है, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, रिजर्व से। रिजर्व का मीन्स क्या हो गया, फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो। फॉरेन करेंसी रिजर्व जब बाहर जाएगा तो देश में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, यानी कि जो आपके यहाँ पे जो कह सकते हैं रिजर्व होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तब तक करेंगे, ये तब तक चलेगा, यानी कौन करेगा, मॉनेटरी ऑफिसर, जब तक कि आपका मनी सप्लाई मनी डिमांड इक्वल ना हो जाए या बीओपी बैलेंस ना हो जाए, तब तक चलेगा। देखिए सिंपल सा है कि आप लोग चाहते हैं कि हमारा इंपोर्ट कम हो, तो इंपोर्ट कम करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉरेन रिजर्व का जो फ्लो है वो आप बाहर की तरफ जाने देंगे, यानी कि क्या करेंगे, आउटफ्लो करेंगे और अपनी डोमेस्टिक करेंसी को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो सिंपल सा है, इससे क्या हो जाएगा, जब मनी सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और कम होने से जो लोग हैं वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे और इंपोर्ट नहीं करने पर आपका MSMD इक्वल हो जाएगा और आपका BOP बैलेंस हो जाएगा। यानी कि जो मनी सप्लाई ज़्यादा थी मनी की डिमांड से, तो जब हमने फॉरेन रिजर्व को बाहर की तरफ भेज दिया तो यहाँ पे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी जो ज़्यादा हो रही थी ये आपकी। तो ये कहाँ तक करेंगे, जब तक हमारी सिचुएशन MS इक्वल टू MD ना हो जाए। आर यू क्लियर। तो यहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा थी। अब बात करते हैं, अगर सिचुएशन ये हो कि आपका MD यानी कि मनी की डिमांड ज़्यादा है कंपैरिजन टू मनी के सप्लाई, अगर मुद्रा की मांग ज़्यादा है किससे, मुद्रा की पूर्ति से, तो क्या होगा, तो आपका BOP सरप्लस होगा, यानी अतिरेक होगा। देखिए चाहे सरप्लस हो चाहे आपका डेफिसिट हो, हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो हमें रिज़ल्ट चाहिए BOP को बैलेंस करना, यानी कि जो BOP की दोनों साइड हैं, पेमेंट और रिसिप्ट की, ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले हमने कहा कि सप्लाई ज़्यादा है, अब हम बात कर रहे हैं मनी की डिमांड ज़्यादा है। देन देखिए क्या होगा, पब्लिक डोमेस्टिक कमोडिटीज़ और सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। सप्लाई ज़्यादा थी तो हम क्या कर रहे थे, सप्लाई ज़्यादा थी तो हम इसको परचेज़ कर रहे थे, हमारे हाथ में पैसा था तो हम परचेज़ कर रहे थे। अब आपके यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप अपनी जो भी कह सकते हैं कि विदेशी जो वस्तुएं रहती हैं या विदेशी जो कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रतिभूतियाँ रहती हैं, उसको क्या करेंगे, बेचना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब उस दूसरी तरफ बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा BOP सरप्लस में होता है, जिसके कारण लोग विदेशों को वस्तुएं और प्रतिभूतियों को बेचकर घरेलू डोमेस्टिक करेंसी को प्राप्त करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, लोगों के आप कह सकते हैं डिमांड है वो आपकी ज़्यादा है तो हम पब्लिक कमोडिटीज़ और सिक्योरिटीज़ को बेचना स्टार्ट करेंगे, डोमेस्टिक करेंसी यानी घरेलू जो करेंसी रहते हैं उसको प्राप्त करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, कंट्रोल टू एक्सपेंसेस, यानी कि अब वो अपने जो एक्सपेंसेस रहते हैं वह पर नियंत्रित करेंगे कंपैरिजन टू इनकम, यानी आय की कह सकते हैं आय की तुलना में व्यय को सीमित करके वो मनी बैलेंस को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, क्या है इम्पॉर्टेंट कि वो लोग अपने व्यय को, यानी हम कह सकते हैं कि वे अपनी व्यय को सीमित करेंगे किसकी तुलना में, आय की तुलना में, और दूसरा मनी बैलेंस को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। राइट। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी ऑफिसर्स होगा वो क्या करेगा कि जो भी घरेलू करेंसी के बदले में वो विदेशी मुद्रा क्रय करेगा। क्या करेगा, विदेशी मुद्रा क्रय करेगा। इससे विदेशी मुद्रा रिजर्व का इनफ्लो होगा और देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी।
सिंपल सी बात है कि विदेशी मुद्रा क्रय करेगा, फॉरेन रिजर्व को वो बढ़ाएगा। कौन? मॉनेटरी ऑफिसर। तो जो मॉनेटरी ऑफिसर, जो डिमांड ज़्यादा हो रही थी, अगर हम फॉरेन की करेंसी को परचेज करेगा मॉनेटरी ऑफिसर, तो सिंपल सी बात है देश में क्या हो जाएगी? सप्लाई बढ़ेगी, फॉरेन करेंसी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? इनफ्लो होने लगेगा। इनफ्लो, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। तो जो डिमांड ज़्यादा थी, अब क्या ज़्यादा होने वाली है? सप्लाई। और ये कहाँ तक हो जाएगा? जब MS = MD ना हो जाए। इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में और समझ सकते हैं कि विदेशियों को माल और प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से घरेलू मुद्रा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी कि फॉरेन को क्या करेंगे? हम कमोडिटीज़ बेचेंगे, सिक्योरिटी सेल करेंगे, जिससे हमें डोमेस्टिक करेंसी प्राप्त हो जाए, राइट। घरेलू मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होती है, हमारे देश की केंद्रीय बैंक हैं, वो घरेलू प्रतिभूतियों की खरीद के अलावा जो एक्स्ट्रा विदेशी मुद्रा खरीदेगा। इस प्रकार के उपाय से BOP के सरप्लस से BOP बैलेंस हो जाएगा। सिंपल बात है। देखिए सिंपल है कि अगर हम अब हमारे यहाँ पे शॉर्टेज क्या? डिमांड है, मनी की डिमांड बढ़ रही है। तो मनी की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जो फॉरेन को क्या करेंगे? फॉरेनर्स होंगे, उनको कमोडिटीज़ और सिक्योरिटीज़ का सेल करेंगे, ठीक है। सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फॉरेन रिजर्व आएगा, राइट। और दूसरा हम क्या करेंगे? घरेलू मुद्रा की जो कमी है, यानी डोमेस्टिक करेंसी की जो कमी है, उसको पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी? जो डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको खरीदना। अब सेंट्रल बैंक जब सिक्योरिटीज़ खरीदेगी तो जब सिक्योरिटीज़ कहाँ चली जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास में, और पैसा कहाँ आ जाएगा? मार्केट में, राइट। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी है उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंसी का इनफ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। यानी सेंट्रल बैंक क्या करेगी? विदेशी मुद्रा खरीदना स्टार्ट करेगी। इस प्रकार से मार्केट में सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, और ये तब तक किया जाएगा, ये सजेशन, जब तक कि BOP सरप्लस से, यानी कि जो BOP हमारा सरप्लस चल रहा था वो अपने BOP बैलेंस में ना आ जाए, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। यानी कि हम सिक्योरिटी सेल करते रहेंगे, फॉरेन करेंसी रिसीव करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे कंपैरिजन टू इनकम के, और हम क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा कैश बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं। या इसे आप सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ को खरीदता है, राइट। और इसके अलावा वो एक्स्ट्रा जितने भी फॉरेन करेंसी होता है उनको फॉरेन करेंसी को खरीदना स्टार्ट करता है, जिससे देश में फॉरेन करेंसी का जो रिज़र्व है वो बढ़ना कह सकते हैं इनफ्लो होने लग जाता है, और घरेलू मुद्रा में पूर्ति होगी। ये प्रक्रिया या ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक MS = MD या उसमें कह सकते हैं BOP बैलेंस ना हो जाए, तब तक ये स्थिति चलती है। देखिए मॉनेटरी अप्रोच जो मेन कंसेप्ट था वो ये कहता है कि जो भी BOP में जो असमानता होती है वो डिपेंड किस पे करती है? BOP में जो कह सकते हैं कि अनइक्विलिब्रियम आता है, वो ये कह सकते हैं कि नहीं मिल रहा है, असाम्यता की स्थिति आ रही है, तो उसको पूरा करने के लिए मॉनेटरी फिनोमेनन जो होता है, या कह सकते हैं एक मौद्रिक घटना के रूप में माना गया है। और आप सभी जानते हैं कि मौद्रिक का मतलब हो गया डिमांड एंड सप्लाई पे। तो मॉनेटरी अप्रोच इज टोटली डिपेंड ऑन द मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। क्लियर है आपको? BOP बैलेंस का मतलब हो गया, BOP बैलेंस मीन्स MS = MD, यानी जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो मुद्रा की मांग के बराबर हो। लेकिन अगर हम ये माने कि मनी की सप्लाई ज़्यादा हो तब क्या होगा और उसको कैसे ठीक करेंगे? फिर मनी की डिमांड ज़्यादा आ जाए मनी की सप्लाई से तो क्या होगा और कैसे ठीक होगा? सिंपल सी है कि जब मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है तो हम फॉरेन रिजर्व का आउटफ्लो करते हैं, राइट। और जब मनी की डिमांड ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मनी की डिमांड हो रही है, तो फॉरेन रिजर्व का इनफ्लो होता है। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? चलिए अब हम लोग एक डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉनेटरी ऑफिसर घरेलू मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा क्रय करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था डिमांड ज़्यादा होने पर, तो इसे हम लिख सकते हैं कि जो मॉनेटरी ऑफिसर होता है या जो मौद्रिक
अधिकारी होता है वो घरेलू मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा क्रय करेगा, यानी कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा और मुद्रा पूर्ति यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? MS = MD तक चलेगी। आप लोगों को ये बताना, देखिए ध्यान रखिएगा कि MS ज़्यादा होने पर क्या होगा, ये क्या होगा और देन आप क्या करेंगे। इट्स अ सजेशंस, राइट। क्या होगा उसके बाद में सजेशन। बाद में हम लोगों ने जब आपका MD ज़्यादा है, ये आपका कारण है कि क्या होगा, और ये आपका क्या था? सजेशन, कि मॉनेटरी ऑफिसर क्या करेगा। मॉनेटरी ऑफिसर्स आने का मतलब हो गया इट्स किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स एक्सचेंज रेट की, राइट। किसकी कर रहे हैं? स्थिर विनिमय दर में जो मौद्रिक अधिकारी होता है वो ही क्या करता है? इंटरफेयर करके बैलेंस में लेके आता है, राइट। तो एक्सप्लेन विद अ डायग्राम, हम लोग डायग्राम से भी इसे बात कर सकते हैं। देखिए OX पे हमने बताया है रिज़र्व, क्योंकि हमने बताया कि फॉरेन रिज़र्व पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है, ठीक है। और OY पे हम बताएंगे कि जो मनी की डिमांड है और मनी की सप्लाई को, ठीक है। MD जो आप देखते हैं बिल्कुल एक सीधी लाइन के रूप में है, वो है आपकी मनी की डिमांड, और जो आपका MS है यानी कि जो मनी सप्लाई है वो आपका C पॉइंट से स्टार्ट है। C पॉइंट से इसलिए स्टार्ट है क्योंकि इट्स अ डोमेस्टिक कंपोनेंट, यानी ये घरेलू कह सकते हैं अवयव होने के कारण ये MS यहाँ C से स्टार्ट होता है, राइट। देखिए जो आपकी मनी सप्लाई है और ये मनी की डिमांड है, ये वाली लाइन आपकी और ये डिमांड की है, वो कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? वो कर रही हैं E पॉइंट पे। देखिए ये आपकी मनी की सप्लाई और ये मनी की डिमांड, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? E पॉइंट पे। तो E पॉइंट पे डिटरमाइन करने पर या E पॉइंट पे आने पर जहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? MSMD आ रहा है, राइट। तो कौन से पॉइंट पे? E बिंदु पर। और E बिंदु पे हम कह सकते हैं ये हमारा फॉरेन रिजर्व को डिनोट कर रहा है, यानी OR क्या कर रहा है? OR हमारा जो रिजर्व्स हैं उसको बता रहा है, राइट। तो MSMD कहाँ इक्वल हो रहा है? ये हो रहा है E पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ हमने लिखा है आपका MSMD कहाँ इक्वल हो रहा है? E पॉइंट पे। तो यहाँ पे BOP इक्विलिब्रियम है, यानी कि जो BOP है भुगतान संतुलन में साम्यता है, यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें इक्विलिब्रियम है, यानी कि बराबर बैलेंस्ड है। और OR विदेशी मुद्रा रिजर्व है। OR क्या है? ये O से लेकर R तक क्या बता रहा है? फॉरेन रिजर्व्स मनी को बता रहा है, यानी कि फॉरेन रिजर्व मनी कहाँ है? O से लेकर R को। ये सिचुएशन है MS = MD। बात करते हैं जब मनी की सप्लाई ज़्यादा है कंपैरिजन टू मनी के डिमांड। तो देखिए अगर हम बात करें कि आपकी मनी की सप्लाई है वो इतनी बढ़ जाए, यानी कि इतनी, ये डिमांड यहाँ पे लाइन पूरी कवर कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा सप्लाई को बता रहा है। और अभी हमने पढ़ा था कि जब सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है? BOP डेफिशिट होता है। तो देखिए BOP डेफिशिट कितना हो रहा है? ये मैंने यहाँ पे D लिखा है और ये F, तो ये एक्स्ट्रा क्या बता रहा है? सप्लाई को बता रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड तो यहीं तक चाहिए थी और इतनी हमारी क्या हो रही है? सप्लाई एक्स्ट्रा हो रही है। तो DF ये क्या गैप है? डेफिशिट को, यानी कि BOP के डेफिशिट को बता रहा है, राइट। और इसी में हम क्या करेंगे? ये देखिए इससे क्या होगा कि आपका जो रिज़र्व है, जो एक्स्ट्रा रिज़र्व है वो बाहर की तरफ जाने लगेगा, यानी आउटफ्लो होगा। और आउटफ्लो कितना होगा? इस R पॉइंट पे, इस R पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि हमारा MS = MD होता है। देखिए इसे हमने कैसे लिखा है कि MS जब ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है मनी की डिमांड से, आपकी MS ज़्यादा बता रही है, तो DF के बराबर BOP डेफिशिट हो जाएगा। ये देखिए D पॉइंट से लेकर F तक ये हमारा क्या है? BOP डेफिशिट है। कौन है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब BOP डेफिशिट होता है तो रिजर्व आउटफ्लो होता है, यानी कि रिजर्व क्या हो रहा है? कम हो करेंगे हम। रिजर्व कम करने से जिससे OR2 से OR तक कमी आएगी, यानी कि जो R2 रिजर्व है ना वो कहाँ? क्योंकि ये देखिए ये सप्लाई को ज़्यादा बता रहा है, राइट। तो रिजर्व इतना है, तो हम इस रिजर्व को R2 से कहाँ लेके जाएंगे? कम करेंगे। तो देखिए कमी आती है, यानी आउटफ्लो हो रहा है। जो हमने अभी थ्योरी पढ़ा था वो भी डायग्राम है। जब मनी सप्लाई कम होने पर E पॉइंट पर बैलेंस BOP बैलेंस हो जाएगा। कितना कम करेंगे? जब तक ये R पॉइंट पे नहीं आ जाता, यानी कि E पॉइंट पे नहीं आ जाता। E पॉइंट क्या बता रहा है? MS = MD को डिनोट कर रहा है। बात करते हैं इसके ऑपोजिट, यानी कि जब मनी सप्लाई है
यानी कि MD ज़्यादा, यानी कि आपकी मनी डिमांड ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, आपकी मनी की सप्लाई में। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या बता रहा है, मनी की सप्लाई को डिनोट कर रहा है। और ये जो हमारी डिमांड है वो कहाँ है, P बिंदु तक, तो ये एक्स्ट्रा डिमांड को बता रहे हैं। और ये किससे डिनोट कर रहा है, सरप्लस को। और अभी हमने थ्योरी में पढ़ा कि जब आपकी मनी डिमांड ज़्यादा होगी तो BOP के सरप्लस को बताएगा। तो सिंपल है कि जब SP यानी कि ये S से लेकर P तक क्या बता रहा है, ये आपका सरप्लस, तो SP BOP के सरप्लस को डिनोट कर रहा है। और इनफ्लो यानी कि अब क्या होगा, और ज़्यादा हमें रिजर्व को बढ़ाना होगा, यानी R1 से कितना बढ़ाना होगा, R तक, यानी कि हमें अपने फॉरेन रिजर्व को R1 से कितना इंक्रीज़ करना है, R तक। तो हम कह सकते हैं कि जिससे रिजर्व OR1 से OR तक बढ़ जाता है। जो हमारा रिजर्व है OR1 वो कहाँ तक बढ़ रहा है, R पॉइंट तक। तो इनफ्लो हो रहा है करेंसी का, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से E पॉइंट पर, यानी कि हम कौन से पॉइंट पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और ये बैलेंस को क्या बताएगा, BOP को बैलेंस बताएगा। ये देखिए यहाँ पे जो हमने थ्योरी बेस किया था वही इसको डायग्राम से किया था। मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो हमें रिजर्व को आउटफ्लो करना होगा, यानी कम करना होगा। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिमांड को पूरा करने के लिए, डिमांड को सही लाने के लिए हमें उसकी सप्लाई बढ़ानी होगी। तो रिजर्व जो है वो R तक लाना होगा जिससे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ पाएँ। तो ये था विद द डायग्राम। बात करते हैं कि अगर हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे डिटर्मिनेशन हो तो कैसे होगा। तो देखिए हमें तो रिजल्ट चाहिए था MS = MD, बट कंडीशन कभी होती है MS ज़्यादा हो जाता है यानी मनी सप्लाई ज़्यादा, और कभी डिमांड। तो देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया परिवर्तनशील विनिमय दर। इसमें ऑटोमेटिकली कोई भी मॉनिटरी ऑफिसर्स है वो इंटरफेयर नहीं करता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो अपना आप ही डिमांड सप्लाई बराबर हो जाते हैं और आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है। देखिए कैसे, अब देखिए MS ज़्यादा है यानी मनी सप्लाई ज़्यादा है तो MD कम है। तो हमने रिसेंट पढ़ा कि मनी सप्लाई ज़्यादा होती तो BOP क्या होता है, डेफिसिट होता है। अब एक्स्ट्रा मनी बैलेंस होगा तो लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कमोडिटीज़ परचेज करेंगे, फॉरेन कमोडिटीज़। सिंपल सी बात है कि डोमेस्टिक इंपोर्ट कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो घरेलू आयात वस्तुएं हैं उनकी जो वस्तुएं हम कर रहे हैं उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। सिंपल है कि भाई डिमांड कि आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है तो बहुत ज़्यादा मनी होने पर लोग क्या करेंगे, फॉरेन कमोडिटीज़ को परचेज़ करना स्टार्ट करेंगे। और सभी जब फॉरेन कमोडिटीज़ को परचेज़ करेंगे तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन इन अ डोमेस्टिक करेंसी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो आपकी जो घरेलू मुद्रा रहती है उसमें मूल्यह्रास आता है, यानी आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी उसमें डेप्रिसिएशन होने लगता है। और डेप्रिसिएशन होने पर आपकी, हम कह सकते हैं जब आपकी मुद्रा की करेंसी में डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सचेंज रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने पर प्राइस ज़्यादा और मनी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होने लगेगी। तो ये इसका रिजल्ट है, राइट। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात करें कि भुगतान संतुलन में घाटा होता है तो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो अधिक वस्तुएं खरीदते हैं, जिसके फलस्वरूप हम घरेलू और आयात वस्तुएं की कीमतें बढ़ती हैं। और प्राइस बढ़ने से हम कह सकते हैं कि घरेलू करेंसी के मूल्यह्रास और विनिमय दर में वृद्धि होती है। आपकी घरेलू करेंसी में जब बहुत ज़्यादा गिरावट होगी तो एक्सचेंज रेट तो क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सचेंज रेट जब आपकी बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि से मुद्रा की मांग को बढ़ाएगी, और मुद्रा की मांग को बढ़ाएगी जिससे मुद्रा रिजर्व के बिना, किसी भी रिजर्व के आउटफ्लो के बिना ये MD MS के समांतर हो जाती है। बिना रिजर्व फ्लो के, यानी रिजर्व फ्लो का यूज़ कहाँ कर रहे थे, फिक्स एक्सचेंज रेट से हम कर रहे थे अभी रिसेंट जो हमने पढ़ा। ये बिना किसी कारण से जो मनी की डिमांड है उसको बढ़ा देगी और ये क्या करेगी, MS के बराबर हो जाएगा। बात करते हैं अगर आपकी MS यानी कि MD ज़्यादा है, MS सप्लाई से ज़्यादा क्या है, डिमांड ज़्यादा है, तो सिंपल सी है, प्राइस डिक्रीज़ होगी, ठीक है, कीमतों में क्या होगी, गिरावट
आएगी। कीमतों में कमी से हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक करेंसी में क्या होगा, अप्रिसिएशन होगा, यानी मूल्य वृद्धि होगी। अब करेंसी आपकी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, जो डिक्रीज द डिमांड ऑफ मनी, यानी कि आप जब आपकी मूल्य वृद्धि होगी तो आपकी मुद्रा की आधिक्य मांग को समाप्त कर देगी, और जिससे एक्सचेंज रेट सिंपल है, जब आपकी डोमेस्टिक घरेलू मुद्रा में डेप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास होता है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ती है। लेकिन जब आपके घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि होता है तो इससे एक्सचेंज रेट क्या होगी, कम होगी, प्राइस भी कम होगा और मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो मनी सप्लाई बढ़कर किसके बराबर हो जाएगी, मनी डिमांड के बराबर हो जाएगी। तो हमें बिना किसी मॉनेटरी ऑफिसर्स के रिजर्व फ्लो के बिना हम लोग जो आपकी मनी डिमांड ज़्यादा थी उसे मनी सप्लाई को बढ़ाकर हम इसको बराबर बैलेंस में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब करेंसी में डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी और मनी की डिमांड को बढ़ा देगी, राइट। और जब आपका डिमांड ज़्यादा है तो सिंपल सा है कि डोमेस्टिक करेंसी में क्या होगा, एप्रिसिएशन यानी मूल्य वृद्धि होगी। इसे हम कह सकते हैं कि आपकी जो एक्सचेंज रेट होगी वो डाउन होगा, प्राइस डाउन होगा और मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में और जो फिक्स एक्सचेंज रेट में हमने इस पॉलिसी को, इस अप्रोच को देखा, तो इसमें से जो डिफरेंस है वो ये है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी ऑफिसर्स क्या कर रहा है, रिजर्व को इनफ्लो आउटफ्लो करके बीओपी को बैलेंस कर रहा है। बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ऑटोमेटिकली जब आपकी डिमांड ज़्यादा है तो जो रिजल्ट है वो सप्लाई को भी ज़्यादा करता है, जिससे MS = MD हो जाता है। आर यू क्लियर दिस थ्योरी? इस थ्योरी में इतने पॉइंट होने के बावजूद, यानी डिमांड सप्लाई होने के बाद भी इसकी कुछ आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, जो क्या हो सकती है, देखिए बहुत ही है। देखिए, डिमांड फॉर मनी नॉट स्टेबल, यानी कि मुद्रा की मांग स्थिर नहीं होती। मुद्रा की मांग को स्थिर मानना गलत है। ये थ्योरी क्या मान रही है कि मनी की जो डिमांड है वो स्टेबल है। हमने देखा ना, मनी की डिमांड को कैसे रखा, स्टेबल रखा था, राइट। तो मुद्रा की मांग जो है वो दीर्घकाल में स्थिर हो सकती है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करें तो जो मनी की डिमांड है वो स्टेबल नहीं होती। तो यानी कि ये लॉन्ग टाइम के लिए थ्योरी तो परफेक्ट है, बट शॉर्ट टर्म की बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। बात करते हैं मनी इम्परफेक्शन या परफेक्शन, यानी कि जो बाजार अपूर्णताएं। देखिए, सिंपल सी बात है कि बाजार की अपूर्णताएं, विदेशों में कीमतों की जानकारी, हम कह सकते हैं कि अभाव में एक कीमत का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि थ्योरी की अजम्पशन क्या थी, सिंगल प्राइस, यानी एक ही कीमत का। तो हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी जो सिंगल प्राइस को बताती है ये सही नहीं है। यानी विदेशों में कीमतों की जानकारी, यानी कि फॉरेन में क्या प्राइसेस चलती हैं, उस बेस पे हम कैसे कह सकते हैं कि एक ही प्राइस ही का नियम लागू होता है, क्योंकि हमें विदेशों की, कह सकते हैं विदेशों में कीमतों की जानकारी, यानी फॉरेन में जो प्राइसेस रहता है उसका नॉलेज नहीं रहता, इसीलिए सिंगल प्राइस का जो लॉ होता है या सिंगल प्राइस का जो नियम है वो लागू नहीं होता। बात करते हैं नेगलेक्ट शॉर्ट रन। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि ये थ्योरी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन को बैलेंस लेके आ सकता है, बट ये क्या कर रहा है, ये अल्पकाल की उपेक्षा कर रहा है। अल्पकाल के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में नए संतुलन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ लॉन्ग टर्म रन को प्रेफरेंस देती है। बात करते हैं नेगलेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी आर्थिक नीति की उपेक्षा। देखिए, सिंपल है कि घरेलू साख यानी डोमेस्टिक क्रेडिट और फॉरेन रिजर्व को इम्पोर्टेंस देती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, वो भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी की भूमिका पर जोर देती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रही है ये लोग, डोमेस्टिक क्रेडिट पे, जबकि जो अदर फैक्टर होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के उनको नहीं देखती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक नीति की जो है वो उपेक्षा करती हैं। यानी आर्थिक नीति में भी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में और भी सजेशंस होते हैं, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी अप्रोच के जैसे डिमांड सप्लाई को ही फोकस करती है। नेगलेक्ट अदर फैक्टर, अन्य घटकों की उपेक्षा। ये जो मॉनेटरी अप्रोच है केवल डोमेस्टिक क्रेडिट, रिजर्व को इम्पोर्टेंस देती हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफ़ेक्ट करने के लिए हम कह सकते हैं रियल
और स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक घटकों की उपेक्षा करती हैं, क्योंकि बहुत से अदर फैक्टर होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करते हैं, बैलेंस लाने के लिए अपना रोल या भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये उन सब के तत्वों की उपेक्षा करती हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, जितनी भी हमने 3 अप्रोच पढ़ा, इलास्टिसिटी अप्रोच, एब्जॉर्प्शन अप्रोच, तो उनमें से ये एक बेटर थ्योरी है